नमस्कार भैया बहनों, आपका सबका स्वागत है कक्षा 9वीं में। आज हम पहले पाठ का अंदर पहले 2 कालांशों में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ के गुण कौन कौन से हैं, पदार्थ की संरचना कैसी है, उसके आगे पदार्थ की अवस्थाएं कौन सी है। अब आज आगे हमको पढ़ना है जो है कि क्या पदार्थ की अवस्थाएं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो जैसे देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जल होता है, उसकी 3 अवस्थाएं तीनों रूपों में पाई जाता है, ठोस, द्रव्य और गैस में। जैसे ठोस रूप में पूछा आपको तो बर्फ है, द्रव्य रूप में पूछा आपको तो जल है, और गैस रूप में पूछा आपको तो जल वाष्प है। इनको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना है, और उसके लिए आज हम ये पाठ आगे पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है तापमान का प्रभाव। तापमान का प्रभाव या ताप का प्रभाव, यानी ताप देने से किसी ठोस या द्रव्य या गैस का क्या होता है, वो अपनी अवस्था बदलता है या नहीं बदलता। ठीक है, तो उसके लिए क्रियाकलाप है। सबसे पहले पदार्थ के जैसे जल की तीनों अवस्था तो आप जानते हो। क्रियाकलाप ये है कि एक पात्र लेना कांच का, उसमें 1.5 किलो बर्फ ले लो, जैसे चित्र में मैंने बताया है उसी प्रकार से रख दो पात्र को एक स्टैंड लगा करके, उसके नीचे एक बर्तन जला दो, एक प्रयोगशाला तापमान भी लगा दो ताकि तापमान लौट रहे। अब बर्फ को अपन धीमी आंच से गर्म करना शुरू करते हैं। कैसे? धीमी आंच पे धीरे धीरे गर्म करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे बर्फ को उष्मा मिलती जाएगी, क्या मिलती जाएगी? उष्मा। वैसे वैसे बर्फ जिन कणों से मिलकर बना हुआ है वो कण उस उष्मा को पा करके कंपित होते हैं और धीरे धीरे गति करने लगते हैं अपने स्थान से। क्या करने लगते हैं? गति। तो उनकी जैसे जैसे उष्मा मिलती जाएगी उनकी गति ऊर्जा बढ़ जाएगी, और एक अवस्था ऐसी आएगी कि सारे कण स्वतंत्र रूप से पात्र में घूमने लगेंगे। अब आपको उसमें बर्फ दिखाई नहीं देगा। तो वह तापमान जिस पर ये बर्फ से द्रव्य अवस्था आई है, उस तापमान को हम कहते हैं गलना। क्या कहते हैं? गलना। तो एक शब्द आता है गलना, इसे कहते हैं। पूछे प्रश्न आपको, तो वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघल कर द्रव्य में बदलता है उसको गलना कहते हैं। क्या कहते हैं? गलना। ठीक है, अब आपको पूछा जाए कि भाई बर्फ का गलनांक कितना है, तो आपको ध्यान रखना 273.16 केल्विन। 273.16 केल्विन कितना है? 273.16 केल्विन। तो फिर अपने सामने एक और नई बात आती है कि केल्विन क्या है। तो देखिए, तापमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक केल्विन है। क्या है? केल्विन। आपको कभी भी पूछ ले कि तापमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है, तो आपको बताना है केल्विन। ठीक है, अब जैसे बर्फ का गलनांक आपको मालूम पड़ गया कि 273.16 केल्विन है। अब केल्विन तापमान को ताप के और भी मात्रक हैं, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड है, फारेनहाइट है। तो एक ताप एक मात्रक को दूसरे मात्रक में कैसे बदलते हैं, तो ध्यान करें। जैसे केल्विन में आपको तापमान दिया हुआ है, केल्विन ताप दिया हुआ है, और उसको आपको डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में ले जाना है, तो आपको उसमें से 273 घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 0.1 है ये बहुत अल्प मान है, इसलिए इस संख्या को हम एक पूर्णांक के रूप में यूज करते हैं, तब 273 ही काम में लेंगे। यानी केल्विन ताप में से 273 घटाओगे तो डिग्री सेंटीग्रेड में जाएगा। इसमें जाता है डिग्री सेंटीग्रेड, और डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिया हुआ है और उसको केल्विन में ले जाना है, तो
तो उसमें 273 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल आपके आएंगे हल करने के लिए कि डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को केल्विन में बदल दो, केल्विन तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में बदल दो। तो ध्यान करना, ये बात नोट कर लेना कि डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिया हुआ है, उसको केल्विन में ले जाना है, तो उसमें 273 जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे आपको पूछे कि बर्फ का गलनांक कितना है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में पूछे तो 273.16 केल्विन, ये लिखेंगे या 273 लिख सकते हैं। अब आगे देखो, जैसे यहाँ पे ठोस पिघल करके क्या बना है, द्रव्य बना है, तो उसको हम एक नाम संघनन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संघनन। संघनन की परिभाषा क्या है कि ठोस का पिघल करके द्रव्य में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन। ठोस का पिघल करके द्रव्य में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर दो एक बार। हाँ, तो ये बताओ, अपन ने जैसे भी पढ़ा था संघनन। संघनन का मतलब होता है ठोस का पिघल करके द्रव्य में बदलना। उसके बाद में एक शब्द आता है संघनन की प्रसुप्त उष्मा। प्रसुप्त उष्मा क्या होती है वो भी समझेंगे। जैसे मैंने क्रियाकला में आपको बताया था कि अपन ने इसको गर्म करना शुरू किया, बर्फ है, तापमान पे रखती है, तो जब भी ये बर्फ उसके गलनांक पे पहुंच जाता है, उसके बाद में भी हम आंच दे रहे हैं, लेकिन वो सारा बर्फ अभी तक नहीं पिघला होता है, तो जो दी गई ऊष्मा है वो कहाँ जा रही है और न उसका तापमान बढ़ता है या घटता है, यानी गलनांक पे कुछ समय के लिए रुक जाता है। तो मतलब जो दी गई ऊष्मा होती है वो संपूर्ण बर्फ के कणों को उसमें वसीभूत करके, उसको प्रत्येक कणों को तोड़ करके संपूर्ण विलयन को निर्माण करने में वो दी गई ऊष्मा चली जाती है, उसको गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। ठीक है, या इसको संघनन की प्रसुप्त उष्मा भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है, तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। आवश्यक ऊष्मा को प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, संघनन की प्रसुप्त उष्मा किसे कहते हैं, तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को संघनन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। उसके बाद में इसका मतलब क्या हुआ कि बर्फ के गलनांक पर जल के कणों की ऊर्जा उसी ताप पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। क्या बात हुई कि 0 मतलब बर्फ के गलनांक पर जल के कणों की ऊर्जा उसी ताप पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, यानी जल के कणों के पास में अत्यधिक ऊर्जा होती है बर्फ की तुलना में। उसके बाद में जैसे इस क्रियाकलाप को आगे बढ़ाते हैं, जैसे बर्फ पिघल गई तो अपन एक कांच की छड़ लेकर इस विलयन को धीरे धीरे हिलाते रहेंगे, बर्नर को शुरू ही रखेंगे, तो देखेंगे एक अवस्था ऐसी आएगी कि ये द्रव्य उबलने लगता है। क्या होगा? ये द्रव्य उबलने लगता है और गैस में बदलना शुरू हो जाता है, और उस तापमान को नोट करेंगे और उसको हम कहेंगे क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक। क्वथनांक की परिभाषा लिखेंगे, वह ताप जिस पर कोई द्रव्य उबलने लगता है। अब आपको पूछे क्वथनांक किसे कहते हैं, तो वह ताप जिस पर कोई द्रव्य उबलने लगता है। अब आपको जल का क्वथनांक ध्यान रखना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में पूछे तो 373 केल्विन है। कितना है? 373 केल्विन। अब आता है
वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा, जैसे संघनन की प्रसुप्त ऊष्मा थी, मतलब जल के कणों की ऊर्जा अधिक थी बर्फ की तुलना में, योगा जो यहाँ पे जैसे द्रव्य से गैस बना है तो मतलब वाष्पीकरण हुआ है, तो क्या वाष्पीकरण की भी कुछ प्रसुप्त ऊष्मा होती है? तो हाँ, जैसे जैसे अपन लिक्विड को गर्म करते जाएंगे, गैस बनती जाएगी, वाष्प बनती जाएगी, तो देखेंगे कि जो जल वाष्प है उसके कणों की ऊर्जा जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होगी, जिसको हम कहते हैं वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा। अब देखिए, जैसे ये अवस्था परिवर्तन पदार्थ की कैसे होती है, तो ताप परिवर्तन के द्वारा होती है। समझ आई बात? अब देखो, जैसे मैंने तीनों अवस्थाएं लिखी, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर यानी ताप देने पर वो द्रव्य में बदलता है, और द्रव्य पदार्थ को भी अगर और ताप दिया जाए तो वो गैस में बदलता है। और उन्हीं को वापस अपन अगर शीतलता दे दे, ठंडा वातावरण प्रदान कर दे, तो गैस होती है वो द्रव्य में बदलेगी, और द्रव्य होता है वो ठोस में बदल जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? देख लो, अवस्था परिवर्तन के लिए एक तो ताप का प्रभाव अपन ने आज पढ़ा है। हाँ, तो भैया बहनों, अभी अपन ने पढ़ा कि पदार्थ को ताप देने पर पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था में जाता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ताप देने पर अपनी अवस्थाएं नहीं बदलते हैं। अब यहाँ पे जैसे ऊर्ध्वपातन एक शब्द आएगा आपके सामने कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो देखो उस परिभाषा लिखेंगे, कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर या उष्मा देने पर सीधे ही गैस में बदल जाते हैं, और गैस को शीतलता देने पर पुनः ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। पदार्थों के इस गुण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। पदार्थों के इस गुण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। समझ आई? यानी कुछ ठोस पदार्थ होते हैं जिनको गर्म करने पर वो बिना द्रव्य अवस्था में बदले, इनकी द्रव्य अवस्था आती नहीं है, यानी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे ही गैस में बदल जाते हैं, और अगर गैस को पुनः ठंडा किया जाए यानी शीतलता दी जाए तो पुनः वो वापस ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी उनकी द्रव्य अवस्था आती ही नहीं है। पदार्थों के इस गुण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके उदाहरण ध्यान रखना, अमोनियम क्लोराइड NaCl, कपूर इत्यादि। एक क्रियाकलाप भी है, जैसे एक स्टैंड लेना, इसके ऊपर एक चीनी मिट्टी की प्याली रख देना, बर्तन लगा दिए, इसके ऊपर एक कांच का फनल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? की, इसको बोलते हैं। इस चीनी मिट्टी के प्याली में हमको या तो कपूर रख दो
या नौशाद या अमोनियम क्लोराइड होता है। अब जैसे जैसे अपन इनको ऊष्मा देंगे तो ये गर्म होकर के सीधे ही गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो गैस बाहर नहीं निकले उसके लिए हमको यहाँ पे एक रुई लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? रुई डाल देते हैं इधर से। अब सारे के सारे ये कण जैसे गर्म करेंगे तो यहाँ पे जाकर के हट जाएंगे, गैस बन जाएगी। तो पदार्थों के इस गुण को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कौन कौन से गुण हैं? तो एक तो नौशाद या अमोनियम क्लोराइड और एक है कपूर। ठीक है। उसके बाद में इसके अगला प्रभाव है कि पदार्थों पे दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है। तो सेकंड प्रभाव पढ़ते हैं दाब परिवर्तन। क्या पढ़ते हैं? दाब परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है। हाँ, तो भैया पदार्थों को ताप प्रभाव पड़ चुके हैं, अब है दाब का प्रभाव। तो दाब डालने पर क्या होता है? तो जैसे जैसे पदार्थों को, जैसे गैसों में अपन बात करते हैं कि गैसों को अत्यधिक मात्रा में दाब डाल करके संपीड़ित किया जा सकता है और वो दाब डालने पर उसके कण द्रव्य में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? द्रव्य में। जैसे एक क्रियाकलाप है कि एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है, ये गैस भरी हुई है। ये क्या है? गैस। ये पिस्टन और सिलेंडर। तो अब तो इसमें गैस है। जैसे जैसे मैंने इसके ऊपर दाब डाला तो वैसे वैसे गैस के कण है वो पास आएंगे और अत्यधिक मात्रा में दाब डालेंगे तो अंत में ये द्रव्य में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? द्रव में। समझ में आई बात? तो दाब का प्रभाव क्या है कि जैसे जैसे किसी वस्तु के ऊपर दाब, अत्यधिक दाब डालेंगे तो जैसे गैस की बात करते हैं तो वो द्रव्य में बदल जाता है। यह आपकी किताब में आया हुआ है, देख लेना। अब जैसे गैसीय दाब का मात्रक क्या है कभी पूछ ले तो ध्यान करना, एटमॉस्फेयर। क्या है? एटमॉस्फेयर। और दाब का ऐसे मात्रक पूछे तो आपको बताना है पास्कल। क्या बताना है? पास्कल। दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल है। अब जैसे ठोस CO2 होती है उसको शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। तो परीक्षा में पूछा जाता है कई बार कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अब इसको संग्रहित कैसे करते हैं? तो उच्च दाब पर, यानी अत्यधिक दाब डाल करके इसको इकट्ठा किया जाता है, संग्रहित करते हैं। ध्यान रखना। अब जैसे देखो आपको पूछे कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं तो आपको उत्तर ये लिखना है कि जब वायुमंडलीय दाब का मान 1 एटमॉस्फेयर हो तो CO2 द्रव्य अवस्था में बदले आए बिना सीधे गैस में बदल जाती है। यानी वायुमंडलीय दाब जब 1 एटमॉस्फेयर हो तो कार्बन डाइऑक्साइड द्रव्य अवस्था में बदले बिना सीधे ठोस में बदल जाती है, इसलिए इसको शुष्क बर्फ कहते हैं। तो आज इतने पढ़ेंगे, उसके आगे हम पढ़ेंगे कल। आज अपन ने जो पढ़ा है वो पदार्थों की अवस्था परिवर्तित कैसे होती है, उसमें दो प्रभाव पड़े हैं। एक तो ताप का प्रभाव, ताप के मात्रक, संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा, संगलन किसे कहते हैं, गलनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं, जल का क्वथनांक कितना होता है, तापमान को एक पैमाने से दूसरे पैमाने में बदलना। उसके बाद में दाब के प्रभाव में जैसे गैस के ऊपर अत्यधिक मात्रा में दाब डालते तो उसकी भी अवस्था बदलती है, देख लो द्रव्य अवस्था बदल रही है। और गैस के मात्रक क्या है
किसे कहते हैं तो सॉरी शुष्क बर्फ किसे कहते हैं तो ठोस CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है भैया बहनों, धन्यवाद।